नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का रेनबो गुरु परिवार में। और प्यारे विद्यार्थियों, आज आपका जीके का 33वां टेस्ट होने जा रहा है। सामान्य अध्ययन का टेस्ट नंबर 33 आज आपका मैं लेने जा रहा हूं। तो सभी विद्यार्थी जल्दी से तैयार हो जाइए, रेडी हो जाइए और हो सके तो अपने साथ एक कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा। ठीक है बच्चों, सभी का हार्दिक स्वागत है रेनबो परिवार में। और सभी प्यारे विद्यार्थियों को गुड इवनिंग। वक्त हो गया है हमारी रात की 8:30 बजे वाली क्लास का, जो रोजाना हमारे यूट्यूब चैनल पर होती है। और इसमें बच्चों किसी भी वनडे एग्जाम के लिए जो जीके होती है उससे संबंधित टेस्ट मैं आपका डेली लेता हूं रात को 8:30 बजे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करता हूं आज की क्लास। रेडी हो जाइए सब, सभी लोग जल्दी से रेडी हो जाइए। सवाल नंबर पहला मैं लगा देता हूं आपके लिए। चलिए, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। आपने सुना होगा केसरी मूवी बनी है। इस सवाल पे सारागढ़ी का युद्ध किस सन में हुआ? सारागढ़ी का युद्ध डैश को ब्रिटिश भारतीय सेना और अफगान ओराकज जातियों के मध्य लड़ा गया। जो सारागढ़ी का युद्ध था वो कब हुआ ये बताना है। थोड़ी सी जानकारी मैंने इस क्वेश्चन में ऐड कर दी है। तो सारागढ़ी का युद्ध जिसके ऊपर केसरी मूवी बनी हुई है, जिसमें अक्षय कुमार जी ने रोल निभाया, तो यह उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में लड़ा गया था। वर्तमान में जो खैबर पख्तूनवा है ये पाकिस्तान में है वर्तमान में भाई। ठीक है, तो जल्दी बताइएगा, सारागढ़ी का युद्ध जो हुआ था वो ब्रिटिश भारतीय सेना और अफगानों के बीच में कब हुआ? एक एक बच्चा अपना सही जवाब कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी टाइप करते रहिएगा। आज का टेस्ट हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट आज की क्लास का होने वाला है। चलिए, तो सवाल नंबर पहले का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1897। क्या हो जाएगा बच्चे? 1897 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। सी ऑप्शन लगा लेना, 1897। सवाल नंबर 2 पर मैं आ जाता हूं। चलिए, अब तक निर्मित सबसे बड़ी भारतीय फिल्म कौन सी है जिसकी अवधि 4 घंटे 25 मिनट की है? सवाल नंबर 2, आज के टेस्ट का सवाल नंबर 2। अब तक निर्मित सबसे बड़ी भारतीय फिल्म बतानी है कौन सी है जो 4 घंटे 25 मिनट की है? बागबान, बॉर्डर, एलओसी कारगिल, मदर इंडिया। जल्दी अपना सही जवाब कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा। सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मैं रेनबो परिवार में। डेली अपना टेस्ट दिया करो। शाम को रोजाना अपना टाइम टेबल बना लो। 8:30 बजे टेस्ट चल जाता है। सभी लोग अपना टाइम टेबल बना लीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, एलओसी कारगिल इसका सही जवाब होगा। एलओसी कारगिल। एलओसी का मतलब होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो सवाल नंबर 2 एलओसी कारगिल। सवाल नंबर 3, ज्यामिति ज्योमेट्री के पिता किसे माना जाता है? यह सवाल नंबर 3 कल वाले टेस्ट में था। कल वाले टेस्ट में भी था, जिसका मैंने ए ऑप्शन गलती से आपको बता दिया था। अरे, ज्योमेट्री के पिता किसे माना जाता है? आप लोग सही उत्तर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए जल्दी फटाफट। कल इसका ए ऑप्शन पाइथागोरस बता दिया था, वो थोड़ी है पाइथागोरस। ज्यामिति ज्योमेट्री, ज्योमेट्री के पिता किसे माना जाता है? जल्दी से सही जवाब बताइए। पाइथागोरस, यूक्लिड, जोहान केपलर या डेस्कार्टस? जल्दी बताइएगा। ज्यामिति के पिता। चलिए मैं बता देता हूं, इसका सही जवाब है यूक्लिड। बी ऑप्शन बिल्कुल जिसने बताया सही बताया। ज्यामिति ज्योमेट्री के पिता यूक्लिड है। बी ऑप्शन है। जल्दी से सभी बच्चे अपना अपना कमेंट करते रहिए। बिल्कुल एक्टिव रहिए बेटा टेस्ट में। उद्योग जो होता है, ठीक है बच्चे, कितने प्रकार का भारत में माना जाता है? उद्योग सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं? चलिए जल्दी बताइए। उद्योग सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं? सुपर फास्ट टेस्ट है बच्चों, इधर उधर ध्यान मत दिया करो। बस अपना हेडफोन लगा के डेली का 40 मिनट का 45 मिनट का टेस्ट होता है, 50 मिनट का। जितने क्वेश्चन होते हैं ना, उससे कम ही समय में मैं टेस्ट खत्म कर देता हूं। ठीक है बच्चे,
तो उद्योग तीन प्रकार का होता है, बी ऑप्शन करेक्ट है। उद्योग तीन प्रकार का होता है, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक उद्योग। उद्योग सामान्यतः तीन प्रकार का होता है, प्राथमिक, द्वितीयक उद्योग और तृतीयक उद्योग। इसी के ऊपर मैंने एक सवाल और बना दिया, जो यातायात मनोरंजन का उद्योग है, वाणिज्य व्यक्तिगत सेवा का उद्योग है, ये किस प्रकार के उद्योग में आएंगे? तो मैं बता देना चाहता हूं, प्राथमिक उद्योग जो होता है ना, उसमें कच्चा माल होता है। द्वितीयक उद्योग में उनको रेडी करके बेचा जाता है। और ये तृतीयक उद्योग में आते हैं तुम्हारे यातायात, मनोरंजन, वाणिज्य, व्यक्तिगत सेवा आदि। मैं फिर बता देता हूं, प्राथमिक उद्योग में कच्चा माल होता है, द्वितीयक उद्योग में उसको रेडी कर दिया जाता है, बिल्कुल बेचने के लिए तैयार। और तृतीयक उद्योग में तुम्हारी यातायात, व्यक्तिगत सेवा, मनोरंजन, वाणिज्य आदि आते हैं। तो याद रखना बच्चे, उद्योग कितने प्रकार के हो जाएंगे? तीन प्रकार के। तीनों के बारे में बता दिया। आगे चलता हूं सवाल नंबर 6 की ओर। एक एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट रखा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। डेली के टेस्टों में छटे हुए क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल क्रीमी क्रीमी सवाल। बरमूडा ट्राइंगल, बरमूडा ट्राइंगल कहां है? उत्तरी अटलांटिक महासागर के उत्तरी भाग में, पश्चिमी भाग में, पूर्वी भाग में या दक्षिणी भाग में? बताइए। देखो, बरमूडा ट्राइंगल को रहस्यमयी त्रिभुज कहा जाता है। यहां पर इसके ऊपर से अगर कोई हवाई जहाज भी जाता है या पानी का जहाज भी इसमें से गुजर जाता है। ये देखो, ये समुद्र में है, ये समुद्र में एक स्थान है जिसको बस बरमूडा ट्राइंगल कह दिया। मतलब पानी में ही त्रिभुज है, एक आकृति टाइप में, उसी को ही बरमूडा ट्राइंगल कह दिया। और यहां से जो भी जहाज गुजरता है हवा का, मतलब ऊपर को एरोप्लेन जाती है, जाता है, या नीचे जहाज जाता है, पानी का जहाज, वो रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है, मतलब वो फिर मिलता ही नहीं है। इसलिए सवाल थोड़ा फेमस है। तो बरमूडा ट्राइंगल जो है वो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उत्तरी अटलांटिक महासागर के पश्चिमी भाग में, बी बिल्कुल सही जवाब है, उत्तरी अटलांटिक महासागर के पश्चिमी भाग में। चलिए, सभी बच्चे, सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दीजिए। अच्छा लगे तो दोस्तों के पास शेयर करना ना भूले। सभी विद्यार्थी एक बार जरा लाइक बटन दबा दीजिए। जो जो बच्चा जुड़ चुका है सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं रेनबो परिवार में। सभी बच्चे जल्दी से लाइक बटन दबा दीजिए। और जिसने अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बेटा, बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो यहाँ पे आपको पढ़ाऊं, कोई क्लास पढ़ाऊं, तो तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो सवाल नंबर 7 का सही जवाब क्या होगा? सवाल आपने पढ़ ही लिया होगा। पृथ्वी पर जो सभी महासागर हैं, ठीक है, वो पृथ्वी का कितने परसेंट भाग घेरते हैं? पृथ्वी पर जितने भी महासागर हैं, 5 महासागर है ना पृथ्वी पर, मुख्य 5 महासागर, बताओ जल्दी, वो कितने प्रतिशत भाग पर फैले हुए हैं? पूरी पृथ्वी 100% की है, मानो ऐसा। ठीक, जल्दी, सभी महासागर पृथ्वी का कितने प्रतिशत भाग पर फैले हुए हैं? तो सभी बच्चे याद रखेंगे 70% पर। 70% इसका सही जवाब हो जाएगा। यूपीएससी संविधान के किस भाग में दिया गया है? संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग संविधान के किस भाग में दिया गया? जल्दी बताइए बच्चा पार्टी। इसकी पीडीएफ आपको क्लास के बाद ही मैं प्रोवाइड करा देता हूं। अगले दिन सुबह उठ करके पीडीएफ में अपना टेस्ट लगा लिया करो। मतलब मोबाइल में पीडीएफ खोल के उसमें अपने आप को चेक कर लिया करो। 10 मिनट भी नहीं लगेगी बाबू। देखो, तैयारी तो ऐसे ही होती है भाई, तैयारी तो ऐसे ही होती है, मेहनत करनी पड़ेगी, मान लो बात। तो यूपीएससी अनुच्छेद भाग 14 में है, याद रखोगे ना? संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान संविधान के भाग 14 में है। आइए सवाल नंबर 9। सन 1661 में ब्रिटेन के किस युवराज का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को मुंबई शहर जो है पूरे का पूरा दहेज में दिया था? जल्दी बताइए। मुंबई शहर दहेज में दिया था कि जाओ तुम मुंबई रख लो, दहेज में दे दिया था? जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताइए। किस युवराज का विवाह हुआ था कैथरीन के साथ? पुर्तगालियों की राजकुमारी थी ये।
और पुर्तगालियों ने अपनी बेटी कैथरीन को दिया भी, और उसके साथ मुंबई भी दहेज में दिया था अंग्रेजों को। तो याद रखना, ब्रिटेन के युवराज चार्ल्स द्वितीय, ब्रिटेन के युवराज चार्ल्स द्वितीय। मैंने दूसरे ही ऑप्शन में द्वितीय रखा है, याद रखना बी ऑप्शन है चार्ल्स द्वितीय। सवाल नंबर 10 कहता है, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अच्छा, इसका एक आंसर आगे चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, जो भारत में यूरोपीय कंपनी आई थी उनका सही क्रम आपको बताना है बच्चे। भारत में जो यूरोपीय कंपनी का आगमन हुआ, यानी पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, सबसे लास्ट में कौन आया। देखो ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये सवाल बड़ा ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि वो पूछ सकता है कि अंग्रेजों के बाद भारत में कौन आया, उसके बाद कौन आया। तो मैं आपको बता देता हूं, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, अंग्रेज आए, डेनिश, फ्रांसीसी और बच्चे स्वीडिश आए। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, लगा लेना इसका। पुर्तगाली, डच आए, फिर अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश आए। देख लो इसका सी ऑप्शन एक बार निगाहों में को निकाल लीजिए। सभी बच्चे देख लीजिए भाई, सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 11, वो डी ऑप्शन इधर आ गया इसका चिपक के, कोई बात नहीं। सवाल नंबर 11 देखिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब की गई। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब की गई थी, जरा कमेंट करके बताइएगा, क्या इसका सही जवाब होगा। सभी बच्चे बताइए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत देखो सभी के गांव में सड़क बनाई गई है ना, तो सवाल का याद रखिए, कब 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 से शुरुआत हुई है इसकी योजना की। तो याद रखना सन 2000 से। डी ऑप्शन जिसका है बिल्कुल करेक्ट है, सन 2000 में। बाबू सुपर फास्ट क्लास है, सुपर फास्ट टेस्ट है, तो आप लोग अपना आंसर भी बिल्कुल फुर्ती में देते चले जाइए, बिल्कुल देते चले जाइए, कोई भी बच्चा फ्री नहीं बैठेगा क्लास में। भारत में सहकारी स्वामित्व वाले पहले उर्वरक कारखाने की स्थापना 1951 में कहां की गई। पहले उर्वरक कारखाने की स्थापना 1951 में कहां की गई, जो सहकारी स्वामित्व वाला था। सहकारी यानी जहां पर प्राइवेट आदमियों की कमेटी वगैरह बन के सामान वितरित किया जाता है, ठीक है बच्चे। तो सहकारी स्वामित्व वाले पहले उर्वरक कारखाने की स्थापना भारत में 1951 में कहां की गई। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार या फिर महाराष्ट्र में, जल्दी बताइए भाई। तो ध्यान से सुन लीजिए, बिहार इसका सही जवाब होगा। क्या होगा, देखो बिहार में जगह सिंदरी है एक, बिहार का एक स्थान है जिसका नाम है सिंदरी, सिंदरी स्थान। इस उर्वरक कारखाने की स्थापना वहीं की गई थी, बिहार के सिंदरी में। सवाल नंबर 13 क्या कह रहा है, देखो जरा। भारत का सबसे बड़ा संगठित एवं व्यापक उद्योग कौन सा है। सबसे बड़ा उद्योग भारत का कौन सा है। चीनी बनती है सबसे बड़ी मात्रा में, पेट्रोलियम का तो मतलब ही नहीं होता भाई, भारत में थोड़ी पेट्रोलियम है कहीं, ठीक है, बहुत कम मात्रा में है। कपड़ा उद्योग, इस्पात उद्योग, जल्दी बताइए। भारत का सबसे बड़ा संगठित एवं व्यापक उद्योग कौन सा है। देखो जो बच्चा जुड़ चुका है, जरा एक बार क्लास का लाइक बटन दबा दीजिए, हमें अच्छा लगता है, हमें अच्छा लगता है। भारत का सबसे बड़ा संगठित एवं व्यापक उद्योग कौन सा है इनमें से। तो सी बिल्कुल करेक्ट है, कपड़ा उद्योग। सी ऑप्शन जिसने बताया बिल्कुल करेक्ट बताया, कपड़ा उद्योग। सवाल नंबर 14 देखिए क्या कहता है, भारत में राष्ट्रीय इस्पात नीति को कब स्वीकृत किया गया। भारत में राष्ट्रीय इस्पात नीति को कब स्वीकृत किया गया, 2015, 13, 12 या 17 में। राष्ट्रीय इस्पात नीति की बात मैं कर रहा हूं भाई। भारत में राष्ट्रीय इस्पात नीति को कब स्वीकृत किया गया। देखो ये जल्दी जल्दी क्लास चलती है, इसमें लेजी बच्चों की कोई जरूरत नहीं है, जो बच्चे लेजी हैं यहां तो बिल्कुल करंट वाले बच्चे चाहिए। 2015, 13, 12 या 17, तो याद रखेंगे डी ऑप्शन करेक्ट कर लो इसका, 2017। राष्ट्रीय इस्पात नीति को कब स्वीकृत किया गया, तो 2017 में, डी ऑप्शन इसका सही है। टसर रेशम, ये रेशम की एक वैरायटी होती है रेशम की, जिसका नाम है टसर रेशम। अब टसर रेशम के दो सबसे बड़े उत्पादक राज्य बताने हैं कौन से है। ये रेशम की ही एक
प्रजाति होती है। रेशम से कपड़े बनते हैं ना, रेशमी साड़ी साड़ी, वो तो गाने में ही है, रेशमी जुल्फे। बस साड़ी साड़ी बनती है रेशम की, है ना। वो सुना होगा ना, ये रेशमी जुल्फे, ये शरबती आंखें। बताओ आंखों में कहां से शरबत मिल गया भाई। बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए, तो टसर रेशम के दो सबसे बड़े उत्पादक राज्य तुमको बताने थे। ये टसर याद रखना, पेपर में पूछ भी सकता है कि टसर क्या है, तो रेशम की एक वैरायटी है। तो 15वें सवाल में सभी याद रखना, बिहार झारखंड। क्या याद रखोगे? डी ऑप्शन बना के दे दिया मैंने इसका। और बाकी ए में मैंने आंध्र प्रदेश लगा दिया था, वो गलत है। बी सी दोनों गलत है, ए बी सी। डी करेक्ट है, बिहार और झारखंड सही है। 15 का डी करेक्ट हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 16 की ओर। भारत में कौन सा राज्य पवन ऊर्जा के उत्पादन में पहला स्थान रखता है? जल्दी बताइएगा, भारत में कौन सा राज्य पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? जल्दी बताइएगा। गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान या तमिलनाडु? गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान या फिर तमिलनाडु? चलिए, डी करेक्ट है, तमिलनाडु। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चे, तमिलनाडु। सवाल नंबर 16 का डी करेक्ट है, तमिलनाडु। ठीक है, किसी किसी बुक में कर्नाटक भी लिखा हुआ है। चलिए, तमिलनाडु करेक्ट है। सवाल नंबर 17, रामपुरा गांव जो भारत का पहला गांव बना जिसने अपना सौर ऊर्जा प्लांट बनाया था। हालांकि बात बहुत पहले की है, लेकिन है बड़ा इंपॉर्टेंट। रामपुरा गांव था जिसने सबसे पहले, भारत के किसी भी गांव में सबसे पहले अपना सौर ऊर्जा प्लांट बनाया था। ये किस राज्य में है भाई? ये किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या यूपी? जल्दी बताइएगा, रामपुरा गांव बताना है, कहां है जिसने सबसे पहले अपना सौर ऊर्जा प्लांट बनाया। सभी लोग टेस्ट को पूरा देंगे, पूरे का पूरा टेस्ट आपको क्लियर करना है आज। एक एक सवाल से गो थ्रू हो जाइए। तो रामपुरा गांव उत्तर प्रदेश में है भाई। डी ऑप्शन करेक्ट है, यूपी। डी ऑप्शन करेक्ट है, यूपी। लेटेराइट मिट्टी का प्रयोग किस में होता है? देखो, लेटेराइट मिट्टी इतनी उपजाऊ नहीं होती, ये बात ध्यान रखना। लेटराइट मिट्टी इतनी उपजाऊ नहीं होती। तो लेटेराइट मिट्टी का उपयोग किस में किया जाता है? अधिकांश कृषि कार्यों में, बागवानी के लिए, बर्तन निर्माण के लिए या भवन निर्माण के लिए? बताइए। लेटेराइट मिट्टी की बात हो रही है बच्चों। लेटेराइट मिट्टी ज्यादा उपजाऊ नहीं होती, बताओ। तो मैं बता देता हूं, भवन निर्माण के लिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी लेटराइट मिट्टी से ईंटें बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? ईंटें बनाई जाती है। डी ऑप्शन करेक्ट लगा लो इसका भाई, भवन निर्माण के लिए। सवाल नंबर 19 बताइए, गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियां किसका भाग है? बताइए जल्दी। गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियां ये किसका भाग है? गारो खासी और जयंतिया की पहाड़ियां किसका भाग है? शिवालिक का, उत्तरी मैदान का, दक्कन पठार का या हिमालय का? कौन बताएगा बच्चा इसका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियां हिमालय का भाग है। डी ऑप्शन जिसने बताया बिल्कुल करेक्ट बताया। पूर्वोत्तर में है ये, पूर्वोत्तर। ठीक है, मेघालय की तरफ। गारो खासी और जयंतिया की पहाड़ियां ये हिमालय का ही भाग है। सवाल नंबर 20 देखिए जल्दी। कौन से राष्ट्रपति ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित थे? भारत के कौन से राष्ट्रपति ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित थे? बताइएगा। ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित थे भारत के कौन से राष्ट्रपति? बताओ सही जवाब क्या होगा इसका। सभी बच्चे एक्टिव रहिए क्लास में भाई, और अपना डेली टेस्ट दिया करो ईमानदारी से। ये तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपका टेस्ट होता है, इसके कोई पैसे थोड़ी लगते हैं भाई। और ये तो बहाना है बस एक तैयारी करने का। अच्छी तैयारी कर लोगे, अच्छी नौकरी लग जाएगी, अच्छी जगह शादी हो जाएगी तुम्हारी।
सभी लड़के लड़कियों को बता रहा हूं मैं ये बात। अच्छा भविष्य बनेगा, अच्छी पढ़ाई से अच्छा भविष्य बनता है ना, बस तो सीख लो ये बात भाई। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन से कौन संबंधित था? वीवी गिरी। कौन था बच्चे? वीवी गिरी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा, ए ऑप्शन वीवी गिरी। सवाल नंबर 21 क्या कहता है देखिए, विकेंद्रीकरण तंत्र की सिफारिश किसके द्वारा की गई? विकेंद्रीकरण तंत्र की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? विकेंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण सुना होगा ना, तो विकेंद्रीकरण तंत्र की सिफारिश किसके द्वारा की गई? जल्दी बताइएगा। तो बलवंत राय मेहता इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, डी ऑप्शन जिसने बताया बिल्कुल सही है, बलवंत राय मेहता। सवाल नंबर 22 बताइएगा। 22वां सवाल, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है? यानी कि ये नीति निदेशक तत्वों से संबंधित क्वेश्चन है। अब देखो ये कौन सा है, जल्दी बताओ। 42वें संविधान संशोधन, एक बार फिर से ढंग में पढ़ लेना, ये संविधान का पॉलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई? आपको पता ही है, नीति निदेशक तत्व है, भाग 4 क में, 4A में, जो आयरलैंड से लिए गए हैं। जल्दी बताइए। कौन सा इसका सही उत्तर होगा? बिल्कुल सही जवाब बताइए बच्चों। अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 43 के ए, या अनुच्छेद 39A? जल्दी कमेंट करिएगा। तो चलिए बच्चों मैं बता देता हूं, अनुच्छेद 43 क, याद रखोगे ना? अनुच्छेद 43 क याद रखना बच्चे। 43A जो है वो श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित करता है। नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं, अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक ये दिए गए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। सवाल नंबर 23 भी मैंने डीपीएसपी से लिया है, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको आप नीति निदेशक तत्व कहते हो। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होता है बच्चों, जो अनुच्छेद 36 से 51 तक है। बताइए जल्दी, विदेश नीति से कौन सा अनुच्छेद संबंध रखता है? जल्दी बताइएगा। अनुच्छेद 380, अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 60 और अनुच्छेद 51। तो आर्टिकल नंबर 51 जो है ना, यानी जो आखिरी वाला नीति निदेशक तत्व है, अंतरराष्ट्रीय विदेश नीति और अंतरराष्ट्रीय संबंध बनाए रखना, तो ये आर्टिकल 51 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे। आर्टिकल नंबर 51 यानी ऑप्शन नंबर डी याद रखना, ये नीति निदेशक तत्व में आएगा सवाल। 22वां भी और 23वां भी, 23वां भी, ठीक है। चलिए, तो आर्टिकल 51 डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। बताइए, आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ है? आंतरिक सुरक्षा अकेडमी कहाँ है? आंतरिक सुरक्षा अकेडमी कहाँ स्थित है? बताइए जल्दी से। आंतरिक सुरक्षा अकेडमी कहाँ है? नासिक, नोएडा, हैदराबाद या माउंट आबू? नासिक, नोएडा, हैदराबाद या फिर माउंट आबू? बताइए। जल्दी बताइए भाई। तो माउंट आबू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहां स्थित है? माउंट आबू में स्थित है, माउंट आबू में स्थित है। सवाल नंबर 25 देखिए, मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली मछली का नाम बताइए।
ऐसी मछली जो मच्छरों की क्वांटिटी को नियंत्रण में रखती है, कौन सी मछली है? मिस्टस, लेबिया, गैम्बूसिया, हिल्सा। जल्दी से सही जवाब बताइए, कौन सी मछली ऐसी है जो मच्छरों की तादाद को नियंत्रण कर सकती है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। चलिए बच्चे, मैं बता देता हूं, सी ऑप्शन करेक्ट कर लीजिए, गैम्बूसिया मछली। कौन सी मछली? गैम्बूसिया मछली। सभी बच्चे एंड तक अपना टेस्ट देंगे, आखिरी में अपना स्कोर बताकर जाना, कितने गलत कितने सही। डेली के टेस्ट में ऐसे ही अपना टाइम टेबल बना लो अब पढ़ने का। ठीक है, सवाल नंबर 26 कहता है, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? जल्दी बताइए, पारिस्थितिकी जो तंत्र होता है उसमें तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? रासायनिक चक्र, भूवैज्ञानिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र या भू रासायनिक चक्र? पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? बताइए जल्दी से। तो याद रखेंगे बच्चा, सवाल नंबर 26 का सही जवाब हो जाएगा जैव भू रासायनिक चक्र, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है इसका। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। सवाल नंबर 27, जीव भार का पिरामिड, जो ट्राइंगल आपने देखा होगा, जीव भार का जो पिरामिड होता है इकोसिस्टम में, किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है? जल्दी बताओ, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। जीव भार का जो पिरामिड होता है, सबने देखा होगा ना, बायोलॉजी की बुक में होता है। ये जो पिरामिड होता है वो किस इकोसिस्टम में उल्टा हो जाता है? वन में, शुष्क स्थान में, घासीय मैदान में या तालाब में? सवाल नंबर 27 की मैं बात कर रहा हूं भाई। जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है? जो ट्राइंगल देखा होगा आपने, जिसमें प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर यानी प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता वगैरह होते हैं, तो तालाब इसका करेक्ट आंसर कर लीजिए बच्चों। सवाल नंबर 27 का डी ऑप्शन तालाब सही है। पारिस्थितिकी तंत्र में कौन से में? तालाब में पिरामिड उलट जाता है। सवाल नंबर 28 आसान है, सभी लोग इसका जवाब देंगे, कोई भी बच्चा गलत नहीं करेगा। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसके द्वारा की गई? लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसके द्वारा की गई? श्यामजी कृष्ण वर्मा, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, लाला हरदयाल, ये सभी? जल्दी बताइए। बिल्कुल सभी लोग सही सही जवाब दे रहे हैं, देखकर बड़ा अच्छा लगा आपका कमेंट। जी, जिसने ये बताया बिल्कुल करेक्ट है, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडियन हाउस की स्थापना की थी। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए सवाल नंबर 29, पशु को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है? अब आपको गिद्ध तो दिखते नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि गिद्ध खाते हैं मरे हुए जानवरों का मांस, और मरे हुए जानवरों के मांस में उनको एक ऐसा पेन किलर होता है जो गिद्धों को मार देता है अगर गिद्ध उसको मांस को खाता है। तो बताइए, आइब्रोफेन, एस्पिरिन, डाइक्लोफिनेक या एसिटामिनोफेन? सवाल नंबर 29, कौन सा दर्द निवारक है जो पशुओं को दिया जाता है और उन पशुओं को खाकर मरे हुए पशुओं को गिद्ध लगभग विलुप्ति हो गए हैं, बस कहीं कहीं गिद्ध दिखता होगा अब, जो कि बहुत बड़ी गलत बात है। तो डाइक्लोफिनेक इसका सही जवाब हो जाएगा, सी ऑप्शन डाइक्लोफिनेक। सभी बच्चे क्लास को एक बार जल्दी लाइक कर दीजिएगा, सभी बच्चे जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिए, और चैनल अभी तक भी जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए सवाल नंबर 30 की ओर। भारत में किसने
आमदनी पर टैक्स शुरुआत की थी किसने? इनकम टैक्स जो होता है, इनकम टैक्स की शुरुआत किसने की? आमदनी पर कर, इनकम पर टैक्स, इनकम टैक्स की शुरुआत किसने की? लॉर्ड मैकाले, सर चार्ल्स वुड, जेम्स विल्सन या विलियम जोन्स? बताइए, इनकम टैक्स की शुरुआत किसने की? थोड़ा जल्दी से कमेंट करिएगा, थोड़ा जल्दी से कमेंट करिएगा। चलिए, तो मैं बता देता हूं, इनकम टैक्स की शुरुआत जेम्स विल्सन ने की है। सी ऑप्शन करेक्ट है इसका, जेम्स विल्सन। सवाल नंबर 31, महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया? सभी लोग फास्ट फास्ट हो जाइए, तभी तो पेपर फास्ट फास्ट करोगे ना। अबुल फजल ने, गुलबदन बानो बेगम ने, अब्दुल रहीम खान खाना या अब्दुल कादिर बदायूनी? महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया? चारों ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी बताइएगा। अबुल फजल, गुलबदन बानो बेगम, अब्दुल रहीम खाने खाना या अब्दुल कादिर बदायूनी? महाभारत का फारसी में अनुवाद की बात हो रही है, तो याद रखना डी ऑप्शन करेक्ट है, अब्दुल कादिर बदायूनी। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखना। और जल्दी कमेंट करके बताइए, महाभारत की रचना किसने की है? रामायण की रचना वाल्मीकि ने की है। महाभारत की रचना किसने की है? सभी लोग कमेंट करिए, मैं सभी का कमेंट देखूंगा। महाभारत की रचना किसने की है? जिसका फारसी में अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया। महाभारत की रचना किसने की? जल्दी कमेंट करिएगा। चलिए, सवाल नंबर 32, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर किसका लेख मिलता है? समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर किसका लेख मिलता है? जहांगीर का, औरंगजेब, शाहजहां या दारा शिकोह का? समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ की बात हो रही है, इस पर किसका लेख मिलता है? देखो, जिसको आंसर पता होता है या नहीं भी पता होता, कमेंट में आप सभी जवाब दीजिए। अरे तब आप गलत दोगे तभी तो सच की पहचान आपको जल्दी होगी। अगर कोई बच्चे को नहीं पता कि इसका आंसर क्या है, तो वो चारों ऑप्शन पढ़ो और कोई भी एक अपना आंसर चूज कर लीजिए, ठीक है ना? उससे बाबू आप ही का फायदा होगा। आपको गलत पता चल जाएगा और उसके साथ साथ आपको ठीक भी पता चल जाएगा। जो गलत जवाब देगा वो सही सुनना भी तो चाहेगा। तो सभी लोग कमेंट किया करो, इससे आप ही की तैयारी मजबूत होगी। नहीं भी आता तो सवाल नंबर, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जहांगीर इसका सही जवाब हो जाएगा, जहांगीर। ठीक है बच्चे, सवाल नंबर 33 की ओर आते हैं। पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? डीएल सेठ, रजनी कोठारी, आशीष नंदी, राधा कमल मुखर्जी? सवाल नंबर 33 की बात मैं कर रहा हूं भाई, जल्दी से अपना सही जवाब बताइए सभी बच्चे। किसने की है? पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? देखो, सभी बच्चे कमेंट नहीं कर रहे और सभी ने अभी तक लाइक नहीं किया। जो जो जुड़ चुका है क्लास के साथ, भाई क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूले। तो चलिए, पॉलिटिक्स इन इंडिया रजनी कोठारी की पुस्तक है, रजनी कोठारी ने ये लिखी है। आगे आता हूं सवाल नंबर 34 की ओर, चलिए आगे। अंटार्कटिका में भारत का तीसरा अनुसंधान केंद्र जो बना कौन सा है? अनीता, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री या भारती? अंटार्कटिका में भारत का तीसरा अनुसंधान केंद्र निम्न में से कौन सा है? सभी लोग याद रखिएगा, भारती है। कौन सा है? भारती। डी ऑप्शन करेक्ट है इसका भाई। सवाल नंबर 35 आता है, बर्लिन शहर किस नदी के किनारे है? बर्लिन शहर की बात हो रही है, किस नदी के किनारे है? उज्जैन शहर पूछा गया था यूपीएससी में, तो उज्जैन शहर तो शिप्रा नदी के किनारे है। शिप्रा, शिप्रा नदी, उज्जैन शहर शिप्रा नदी के किनारे है। ये बर्लिन शहर की बात हो रही है।
जैसे पेरिस है जो सीन नदी के किनारे है, जो पेरिस है वो सीन नदी के किनारे है, रोम टाइबर नदी के किनारे है। मैं पूछ रहा हूं बर्लिन किसके किनारे है? तो इस्प्री नदी के, बी ऑप्शन करेक्ट है। याद रखना इस्प्री नदी, गलत मत करके आना, इस्प्री नदी। चलिए, सारामती उत्तर पूर्व की सबसे ऊंची चोटी किस राज्य में है? सारामती की बात मैं कर रहा हूं, सारामती। पढ़ लो और अपना उत्तर बता दो जल्दी से। सारामती। जल्दी बताइए, सवाल नंबर 36 का सही जवाब क्या होगा? सही सही जवाब दीजिए। बड़ी खूबसूरत जगह है ये सारामती पीक। तो नागालैंड सही लगा लीजिए, इसका ए ऑप्शन जिसका है बिल्कुल करेक्ट है। सारामती उत्तर पूरब में जो है ना, ये कहाँ है? नागालैंड में है। नागालैंड की भाषा अंग्रेजी है। नागालैंड की भाषा कौन सी है? अंग्रेजी है। और नागालैंड में जो लोग रहते हैं वो कुत्ते खाते हैं। नागालैंड में जो लोग रहते हैं वो डॉग खाते हैं, डॉग। आइए सवाल नंबर 37 की ओर। इको मार्क किससे संबंधित है? इको मार्क, इको, इको मार्क किससे संबंधित है? कृषि उत्पादों से, आभूषण से। देखो आभूषण में तो हॉलमार्क होता है ना, सभी लोग जानते होंगे। गोल्ड असली की पहचान हॉलमार्क के चिन्ह से होती है। तो इको मार्क का संबंध आपको बताना है। इको मार्क, इको मार्क तो पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद जो होता है उस पर इको मार्क की मोहर लगी होती है। इको मार्क याद रखेंगे, पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद जो होता है इको मार्क की मोहर उस पर लगी होती है। भाई जावा द्वीप कहाँ है जरा बताइएगा, एक एक बच्चा, कोई भी बच्चा नहीं होना चाहिए जो कमेंट ना करे इसका। जावा द्वीप कहाँ है जल्दी बताइए। बस टेस्ट आपका जल्दी से समाप्त होने वाला है, बहुत जल्द। जल्दी से कमेंट करिए जावा द्वीप कहाँ है। इंडोनेशिया, मालदीव, फिलीपींस, श्रीलंका। जावा द्वीप पूछ रहा हूं, जावा द्वीप, जावा। तो इंडोनेशिया बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका भाई। इंडोनेशिया में है जावा द्वीप, बड़ा ही सुंदर द्वीप है। और हर साल हजारों लाखों पर्यटक इसको देखने जाते हैं। जावा द्वीप को हर साल लोग देखने जाते हैं, इंडोनेशिया में है। सवाल नंबर 36। मधुमेह रोग सबसे पहले किस देश में देखा गया था? शुगर, शुगर सबसे पहले, जो शुगर की बीमारी है, मधुमेह जो रोग है, जो भारत में बड़े व्यापक व्यापक स्तर पर फैलता जा रहा है, शुगर, ये भारत के किस देश में देखा गया सबसे पहले? बताइए। चीन, मैक्सिको, भारत या स्पेन? तो ये हरामी कौन हो सकते हैं? ये चाइना वाले ही हो सकते हैं। यही सब सारी बीमारी यहीं बढ़ गई चाइना में ही आके। ये चाइना वाले ही फैला देते हैं सब जगह, ठीक है ना, और भुगतना पूरी दुनिया को पड़ता है। तो सवाल नंबर 39 का उत्तर चाइना। शुगर भी चाइना से आया, याद रखेंगे इस बात को भाई, शुगर भी चाइना से ही आया। चलिए, फिर वो शुगर जहाज में बैठा और भारत भी आ गया। और भारत में लगभग सभी महिलाओं को अभी फिलहाल शुगर है। लगभग 70%, 60% को तो शुगर है ही भाई। तो मधुमेह रोग का पहला केस किस देश में देखा गया था? चाइना में। आइए सवाल नंबर 40 की ओर आते हैं। बोटो नामक डॉल्फिन किस नदी में पाई जाती है? और ये खूबसूरत सी, ये जो लेटी हुई है, ये पिक्चर काफी पुरानी है, तो इसमें ये नहीं कहा जा सकता ये डॉल्फिन जो है ये मरी हुई है या जिंदा है, पर है बड़ी खूबसूरत। पिंक, इसका नाम मैंने पिंकी रखा है क्योंकि ये पिंक कलर की है। ये किस नदी में पाई जाती है? बोटो नाम है इसका, बोटो, बोटो। इसकी चोंच बहुत लंबी है, इसकी चोंच बहुत लंबी है। तो बोटो नामक डॉल्फिन का रंग गुलाबी होता है। पड़ी हुई है आपके सामने, लेट रही है, सन बाथ ले रही है अभी लेट करके, सन बाथ।
सनस्क्रीन लगा के लेटी हुई है बीच के किनारे बोटो डॉल्फिन। ये किस नदी में पाई जाती है? सिंधु, गंगा, अमेजन या नील? कितनी प्यारी है, देखिए आप खुद ही देख लीजिए। और ये आप ही को देख रही है, आप ही की तरफ को इसकी नजर है। तो बोटो नामक डॉल्फिन अमेजन नदी में पाई जाती है। 40 का सही जवाब अमेजन हो जाएगा। याद रखोगे ना भाई। ये पिंक कलर की है, फोटो आपके सामने है। बोटो डॉल्फिन अमेजन नदी में पाई जाती है, दुनिया की सबसे बड़ी नदी। अबूजा किस देश की राजधानी है? जल्दी बताइए। नाइजीरिया, बेलारूस, साउथ अफ्रीका या इजराइल? बात हो रही है किसकी? अबूजा की। अबूजा किस देश की राजधानी का नाम है? अबूजा। अबूजा, जल्दी बताइएगा। अबूजा। तो चलिए मैं बता देता हूं, अबूजा नाइजीरिया की राजधानी है। किसकी बेटा? ये नाइजीरिया की राजधानी है अबूजा। और ये 1991 में बनी थी इसकी राजधानी, 1991 में। नाइजीरिया की राजधानी जो अबूजा है। अच्छा, नाइजीरिया का जो झंडा है ना, उसमें दो कलर है, ग्रीन और व्हाइट। नाइजीरिया का जो झंडा है ना, उसमें दो कलर है। जैसे भारत का झंडा है, उसमें तीन कलर है ना। तिरंगा कहते हैं ना, तिरंगा, क्योंकि उसमें तीन रंग है। नाइजीरिया के झंडे में दो रंग है, हरा और सफेद, यानी तीन पट्टी है, और वो भी वर्टिकल। भारत में तो तीन पट्टी हॉरिजॉन्टल है, यानी लंबी लाइन में तीनों पट्टी, इसमें तीन पट्टी खड़ी हुई है। दो तो साइड में आपकी ग्रीन कलर की, बीच में व्हाइट है। तो नाइजीरिया की राजधानी अबूजा। आगे चलते हैं। नील नदी का मुहाना कौन सा है? यानी नील नदी कहाँ जाके गिरती है? अरब सागर में, कैस्पियन सागर में, काला सागर या भूमध्य सागर? नील नदी का मुहाना बताना है बड़े फास्ट तरीके से। जल्दी क्लास में लाइक ठोक दो भाई बाल को। सभी लोग जल्दी से लाइक कर दीजिए क्लास को। बस टेस्ट खत्म होने वाला है, 7-8 सवाल बचे हैं। तो नील नदी का मुहाना आपको बताना है। तो भूमध्य सागर इसका सही जवाब होगा। डी ऑप्शन जिसका है बिल्कुल करेक्ट है, भूमध्य सागर। 42 का डी ऑप्शन है, भूमध्य सागर। सवाल नंबर 43, बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है? बांदीपुर की बात हो रही है। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक या अंडमान निकोबार में? बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है? बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, अंडमान निकोबार में? बांदीपुर की बात मैं कर रहा हूं, बांदीपुर की। तो सवाल नंबर 43 का सही जवाब क्या हो जाएगा? कर्नाटक। क्या हो जाएगा बच्चे? कर्नाटक हो जाएगा। बांदीपुर नेशनल पार्क का सही जवाब ये कर्नाटक में है, बांदीपुर कर्नाटक। याद रखना। सवाल नंबर 40, दम मारो दम, दमदमा झील किस राज्य में है? लुट गए हम। दमदमा झील की बात हो रही है, ये किस राज्य में है बच्चों? दमदमा झील। तो याद रखना, दमदमा झील हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान में से किस में है? दमदमा झील। तो याद रखेंगे बच्चा, दमदमा झील अपने हरियाणा में है। हरियाणा, हरियाणा में है दमदमा झील। सवाल नंबर 45 बताइए। नेह कलिकाई जलप्रपात, नाम सुन लो, नेह कलिकाई, नोह कलिकाई, सॉरी, नोह कलिकाई जलप्रपात किस राज्य में है? सवाल नंबर 45, जल्दी बताइए। नोह कलिकाई जलप्रपात कहाँ है? मेघालय, उत्तराखंड, केरल या उड़ीसा? आज का टेस्ट आपको कैसा लगा? क्लास के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करके आज मुझे बता देना। बड़ी मेहनत से आज का टेस्ट बनाया था। नोहो कलिकाई जलप्रपात किस राज्य में? तो ए ऑप्शन मेघालय बिल्कुल करेक्ट है। ए जिसका था बिल्कुल सही है, मेघालय। नोहो कलिकाई जलप्रपात। मैं कोशिश करता हूं ऐसे प्रश्न आपके टेस्ट में देने की जो बुकों में नहीं है, पेपरों में बहुत आते रहते हैं ये सवाल। ठीक है, जो इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट बुक्स में है, केवल सभी बुक्स में नहीं मिलेंगे। ठीक है बच्चे, तो मेरी कोशिश रहती है कि ऐसे प्रश्न देने की जो विद्यार्थियों ने
ना पढ़े हो। इंपोर्टेंट वेराइटी, इंपोर्टेंट वेराइटी। तो नोहकलिकाई जलप्रपात आपका मेघालय में हो जाता है। इसी के साथ सवाल नंबर 46 कहता है विक्रमशिला पुल किस नदी पर है। देखो जल्दी से टेस्ट खत्म करिए भाई। विक्रमशिला पुल किस नदी पर है? सवाल नंबर 46। तो मैं बता देता हूं बिहार में है ये विक्रमशिला पुल। नदी तुम बता दो। विक्रमशिला पुल, विक्रम पुरस्कार कौन सी सरकार देती है? पिछली क्लासों में बताया था ना, कमेंट करके बताइए जरा। विक्रम, विक्रम पुरस्कार कौन सी सरकार देती है? कई बार बता चुका हूं मैं क्लासों में अपनी। विक्रम पुरस्कार कौन सी सरकार देती है? कमेंट करके आप बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा आज, मैं तो 2 बार बता चुका। तो चलिए, विक्रमशिला पुल बिहार में गंगा नदी पर है। बी ऑप्शन करेक्ट कर लेना इसका, बी ऑप्शन करेक्ट कर लेना इसका बच्चे, गंगा नदी। सवाल नंबर 47 दम्फा टाइगर रिजर्व कहाँ है? दम्फा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? ये सुपर फास्ट टेस्ट होता है आपका। रोजाना रात 8:30 बजे प्रैक्टिस के लिए आ जाया करो। अपने मार्क्स देख लिया करो और जीके तैयार कर लिया करो और अपने नोट्स बना लो। नोट्स बना लो अपने, डेली कॉपी पर लिखा करो 50 के 50 सवाल। ठीक है। तो दम्फा टाइगर रिजर्व कहाँ है बच्चे? सवाल नंबर 47 का सही जवाब मिजोरम हो जाएगा। मिजोरम, दम्फा मिजो याद रखना। दम्फा मिजोरम में है। दम्फा टाइगर रिजर्व मिजोरम में। बताइए सवाल नंबर 48 गंगा सागर मेला कहाँ लगता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। गंगा सागर मेला कहाँ लगता है? गंगा सागर मेला कहाँ लगता है? राजस्थान, बंगाल, यूपी, बिहार। गंगा सागर मेले की बात मैं कर रहा हूं। गंगा सागर मेले की बात मैं कर रहा हूं। तो राजस्थान, बंगाल, यूपी, बिहार में से कहां लगता है गंगा सागर मेला? तो चलिए बच्चे, नहीं राजस्थान गलत है, ए ऑप्शन गलत है। ये बंगाल में लगता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार करके लिख लेना, कहीं ना कहीं कभी ना कभी टकराएगा। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में लगता है। सवाल नंबर 49 भोजताल झील किस राज्य में है? भोजताल झील किस राज्य में है? भोजताल झील किस राज्य में है? एमपी, हरियाणा, आंध्र प्रदेश या सिक्किम? भोजताल झील किस राज्य में है? भोजताल झील किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में है बताओ? भोजताल झील एमपी, हरियाणा, आंध्र प्रदेश या सिक्किम? तो चलिए, मध्य प्रदेश में भोजताल झील है। ए ऑप्शन लगा लीजिए, करेक्ट है मध्य प्रदेश। भोजताल झील मध्य प्रदेश में स्थित है। सवाल नंबर 50 जारवा किस क्षेत्र के आदिवासियों की एक जाति है? जारवा, जारवा किस क्षेत्र के आदिवासियों की एक जाति है? बस ये सवाल है कि जारवा जनजाति कहां रहती है, बस ये बताना है। जारवा जनजाति कहां रहती है? जारवा जनजाति, जारवा जनजाति कहां रहती है? जल्दी जल्दी बता दो भाई, टेस्ट खत्म हो चुका है। तो अंडमान द्वीप करेक्ट है। सी ऑप्शन लगा लेना इसका, अंडमान द्वीप। और ये 51वां क्वेश्चन और है, एक एक्स्ट्रा मैंने तुम्हें दे दिया था। जब खाने में लंबे समय तक हरी सब्जी का प्रयोग नहीं किया जाएगा तो कौन सी बीमारी हो जाएगी? यानी अगर कोई हरी सब्जी नहीं खाएगा लंबे समय तक, 1-2 साल तक वो लंबी 1-2 साल के लंबे समय तक वो अगर हरी सब्जी नहीं खाएगा तो इनमें से कौन सी बीमारी उसको हो जाएगी, हो सकती है? स्कर्वी, बेरी बेरी, रात्रि अंधत्व या जोंडिस? जल्दी बताइए, हरी सब्जी जो नहीं खाएगा लंबे समय तक क्या हो जाएगा? तो सभी याद रखना, रात्रि अंधत्व हो जाएगा उसको, रात को दिखना कम हो जाएगा, रात्रि अंधत्व। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा टेस्ट यहां पर पूरा हो जाता है। आपको आज का टेस्ट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में प्लीज मुझे टाइप करके जरूर बताइएगा और क्लास को लाइक कर दीजिए। आज के टेस्ट का एक एक क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। और सभी बच्चे या तो पीडीएफ की फोटो कॉपी करा लो। 2 तरीके हैं बच्चों, या तो इन क्वेश्चनों को अपनी कॉपी बना लो उसमें नोट कर लो, या फिर आप पीडीएफ बना लो। एक पीडीएफ जो मैं देता हूं उसकी फोटो कॉपी निकलवा के अपने नोट्स बना लो। 2 तरीके आपके पास है, दोनों में से कौन सा चूज करना है वो मर्जी आपकी है, लेकिन एक तरीका इसमें से चूज करना ही करना पड़ेगा। और सभी में
अगर पीडीएफ का फोटोकॉपी कराओ तो उसमें राइट लगा लो अपने सारे आंसर भाई। अपना टेस्ट दे लो सारी पीडीएफ का। 40-50 क्लास हो चुकी है। 40-50 क्लास सुबह करंट अफेयर की होती है 5:15 बजे और रात को जीके की होती है 8:30 बजे। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास और कमेंट में जरूर बताना क्लास आपको कैसी लगी आज की। सभी को अब मैं अलविदा कहता हूं। गुड बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। सभी प्यारे विद्यार्थियों को गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स।